गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ तक हमने पढ़ा दिया है कक्षा 10 होम साइंस में पहला लेसन हमने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया है। लास्ट हेडिंग जो था बचत का बजट और इसका मेन हेडिंग था पारिवारिक बजट के प्रकार। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से नया टॉपिक देखिए, पारिवारिक बजट की प्रमुख मदें। क्या है? पारिवारिक बजट की प्रमुख मदें। ये जो मद है ना, मद का मतलब होता है व्यक्ति की ज़रूरतमंद चीज़ें। अभी आपको कमेंट्स में बढ़िया से बताएंगे आगे जो डिफिनेशन हम दिए हैं। तो मद का मतलब होता है ज़रूरतमंद चीज़ें, जैसे वस्त्र हुआ, मकान हुआ, शिक्षा हुई, ये सब ये मद के अंतर्गत आता है। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। विभिन्न परिवारों की व्यय की प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। अर्थात व्यय मतलब होता है खर्च करना। तो अलग अलग परिवारों में जो खर्च की सीमा होती है वो अलग अलग होती है, परंतु कुछ सामान्य मद ऐसे होते हैं। देखिए आगे, यहाँ पे देखिए, जिन पर सभी परिवार कम या अधिक खर्च करते हैं, इस वर्ग की मदों का सामान्य परिचय निम्नलिखित है। तो यहाँ पे देखिए, पहला पॉइंट है भोजन सामग्री। क्या है? भोजन सामग्री। तो ये जो हमारी हेडिंग है ना, ये मद के अंतर्गत आ रहा है, जो हमने हेडिंग डलवाया है। तो भोजन सामग्री में परिवार के सदस्यों की सबसे मूलभूत एवं महत्वपूर्ण आवश्यकता भोजन है, अतः इसे सबसे पहले लिया जाता है। और दूसरा पॉइंट वस्त्र है। हम मद के अंतर्गत बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट वस्त्र है। वस्त्र प्रत्येक व्यक्ति की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। इस मद में व्यय की उच्चतम सीमा कुछ भी नहीं होती है। अर्थात वस्त्र में व्यय की कोई उच्चतम सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है वस्त्र खरीदने और पैसा खर्च करने में, ठीक है ना। तो आपको ये दोनों हेडिंग समझ में आ ही गया होगा। देखिए, अगर समझाने में कोई गलती हो रही है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं हमें। तीसरा पॉइंट है उचित आवास। आवास का मतलब होता है रहने का स्थान, अर्थात मकान, ठीक है। वस्त्र के उपरांत मनुष्य की अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता मकान की होती है। और देखिए, सुरक्षित जीवन के लिए मकान अथवा आवास आवश्यक है। चौथा पॉइंट है शिक्षा तथा स्वास्थ्य। तो बजट की एक महत्वपूर्ण मद जो है वो बच्चों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय की होती है। आगे है पांचवा पॉइंट, घर के अन्य आवश्यक व्यय।
अर्थात घर में कुछ आवश्यक खर्च अलग से भी होते हैं। तो इस हेडिंग के तात्पर्य से हमें ये पता चलता है कि घर के अन्य आवश्यक व्यय अपने अपने तरीके से लोग खर्च करते हैं। तो देखिए, इसमें बजट के मुख्य मदों के अतिरिक्त घर पर होने वाले कुछ आवश्यक व्यय सम्मिलित किए जाते हैं, अर्थात उनको भी जोड़ा जाता है उसी में। जैसे बर्तन, फर्नीचर और बिजली। ठीक है, इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। हमने 2 दर्शा दिया है और घर में कितने आवश्यक खर्च होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। आप इसको अपने तरीके से लिख सकते हैं। बस हम आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2 वस्तुएं दर्शा दिए हैं। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ ना? ठीक है, तो अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। अब यहाँ पे देखते हैं पारिवारिक बजट में एंजिल्स का सिद्धांत क्या है। ये हमारी दूसरी हेडिंग है, ठीक है ना। पहली हेडिंग के अंतर्गत अर्थात मद के अंतर्गत जो हमने हेडिंग बताया था आपको यहाँ पे, पारिवारिक बजट की प्रमुख मदें, इसके अंतर्गत तो हमारा हेडिंग था भोजन सामग्री, वस्त्र, उचित आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, घर के अन्य आवश्यक व्यय। अब हमारा दूसरा हेडिंग है, अर्थात दूसरा टॉपिक है अब पारिवारिक बजट में एंजिल्स का सिद्धांत क्या है। पारिवारिक बजट में एंजिल्स का सिद्धांत। तो इसमें देखते हैं कि एंजिल्स ने अपने सिद्धांत को किस प्रकार व्यक्त किया है। तो देखिए इसमें, अब ये एंजिल्स कौन है, हम आपको इनके बारे में भी जानकारी बताएंगे। पहले यहाँ पे देखिए, पारिवारिक बजट परिवार के आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ध्यान से सुनिए इसको, क्या है। पारिवारिक बजट परिवार के आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इस सिद्धांत में डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल्स का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये जो एंजिल्स नाम हमने दर्शाया है ना, इनका पूरा नाम है डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल्स। ये अर्थशास्त्री हैं जर्मनी के। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे दर्शा दिया है, आपको कोई कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए हमने पूरा नोट्स बना के दर्शाया है। डॉक्टर एंजिल्स अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल्स, ठीक है ना। आप इनको अगर आप पूरा नाम नहीं ले रहे हैं तो सिर्फ डॉक्टर एंजिल्स भी कह सकते हैं या फिर डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल्स, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें कुछ का मतलब है इसी में से डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल्स बोलिए या फिर डॉक्टर एंजिल्स बोलिए। तो देखिए, डॉक्टर एंजिल्स जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। देखिए यहाँ पे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, आप लोग अंडरलाइन कर लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो डॉक्टर एंजिल्स जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अपना व्यवस्थित माध्यम जो है 1857 में प्रस्तुत किया था, अर्थात 1857 में प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था?
अब यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या प्रस्तुत किया था, तो इन्होंने जो है पारिवारिक बजट को प्रस्तुत किया था, अर्थात अपने सिद्धांत को, पारिवारिक बजट के सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? एंजिल्स ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। क्या थे? अर्थशास्त्री थे। और किस सन में इन्होंने प्रस्तुत किया? तो 1857 ईस्वी में। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया ही होगा। आगे देखते हैं। डॉक्टर एंजिल्स ने समाज को उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्गों में विभाजित किया था। ये जो है समाज को, इस पूरे समाज को जो है इन्होंने 3 वर्गों में बांट दिया था। अब 3 वर्गों में कौन कौन से हैं? उच्च वर्ग हैं, मध्यम वर्ग हैं और निम्न वर्ग हैं। ठीक है ना? उनके उपयोग के नियम, एक मिनट, इनके उपयोग के नियम। ठीक है, जैसे हम तो उनके कह रहे हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एंजिल्स, ठीक है, उनके उपभोग के नियम के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष हैं। ठीक है ना? अब देखिए निष्कर्ष में क्या है, इसमें हमने 3 पॉइंट दर्शाया है इनके निष्कर्ष में। पहला पॉइंट है परिवार की आय बढ़ने के साथ ही भोजन की मद पर होने वाले व्यय का प्रतिशत घटता है। आया समझ में? क्या कहा है? देखिए परिवार की आय, जैसा कि आय, व्यय और बचत के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, परिवार की आय बढ़ने के साथ भोजन की मद पर होने वाले व्यय का प्रतिशत घटता है। दूसरा पॉइंट है परिवार की आय में वृद्धि होने पर वस्त्र, मकान, प्रकाश पर, प्रकाश मतलब बिजली खर्च, ठीक है, प्रकाश पर होने वाला व्यय स्थिर बना रहता है। और तीसरा पॉइंट है परिवार की आय जैसे जैसे बढ़ती है मनोरंजन, शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत बढ़ता चला जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है परिवार की आय मतलब परिवार की जो सैलरी होती है जैसे जैसे वो बढ़ती है वैसे वैसे मनोरंजन, शिक्षा पर खर्च का प्रतिशत भी बढ़ता चला जाता है। व्यय का मतलब खर्च होता है, हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो आगे है गृह व्यय में मितव्यता के लिए सुझाव। गृह व्यय में मितव्यता के लिए सुझाव। तो इसमें सवाल उठता है कि मितव्यता क्या है? मितव्यता क्या है? तो आपको हम बताते हैं कि मितव्यता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए ध्यान से, आदर्श बजट के लिए मितव्यता आवश्यक है। यह अपव्यय से बचने का साधन है। यह अपव्यय से बचने का साधन है। अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्च से बचने का साधन क्या है? मितव्यता है। अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्च, और अधिक खर्च से बचने का साधन क्या है? मितव्यता है। ठीक है ना? तो मितव्यता के लिए वस्तुओं की कीमतों की
पूर्ण जानकारी, कीमतों की तुलना आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है। मितव्यता के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। मितव्यता के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल दर्शा दिए हैं, अभी आपको मितव्यता अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो हम एक बारी फिर से बता देते हैं कि मितव्यता जो है वो अपव्यय से बचने का एक अच्छा साधन है। अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्च से बचने का। देखिए, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में दर्शाए हैं, जैसे सही स्थान से खरीदारी। आप सही स्थान से खरीदारी कीजिए तथा आप जिस वस्तु की खरीदारी कर रहे हैं उस वस्तु के गुणों की पहचान होना आवश्यक है। अर्थात वो वस्तु किस किस्म का है, खराब है या अच्छा है, उसकी पहचान आपको होना चाहिए। आगे है संरक्षण विधि का ज्ञान। संरक्षण का मतलब ये होता है सुरक्षित। जैसे आप अचार या मुरब्बे बना रहे हैं तो उसको संरक्षित तो करेंगे ही। अगर उसको संरक्षित नहीं करेंगे तो वो खराब हो सकता है। ठीक है ना। तो संरक्षण विधि का ज्ञान होना खासतौर से गृहिणियों के लिए आवश्यक है। आगे है बालकों को स्वयं पढ़ाना आदि। जैसे अगर आप शिक्षित रहेंगे तो दूसरों को भी शिक्षित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही है। तो आप लोग इस नोट्स को बनाते रहिएगा। अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो बनाएंगे ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। ओके, थैंक यू।